नमस्कार। इंडिया लाइव के इंडिया डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार इकट्ठे हुए हैं लोकसभा चुनाव 2024 पर चर्चा करने के लिए, और चर्चा का विषय है ये रिश्ता क्या कहलाता है, अडानी और मोदी का। और अब आ गए हैं बीच में राहुल गांधी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पिछले काफी समय से राहुल गांधी या कांग्रेस दोनों आदमी मोदी जी पर आरोप लगा रहे थे कि अडानी से इनका रिश्ता क्या है। और आज भाषा बदल गई, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। मोदी जी ने आरोप लगाया है कि अब कांग्रेस जो है अडानी और अंबानी से काला धन भर भर के ले रही है। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन झूठ बोल रहा है और काला धन कहां से आ गया बीच में, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर सिन्हा जी, जो हमारे सहयोगी रह हुए हैं और इन दिनों कई चैनलों के संपादक भी रह चुके हैं। और बेंगलोर से हमारे साथ सीमा जुड़ी हुई हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारी सहयोगी रही हुई है। और बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज कुमार, ये भी आज तक से लेकर के तमाम कई चैनलों में काम कर चुके हैं और हमारे सहयोगी रह चुके हैं। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं पुष्कर जी आपसे। ये जो आज काला धन की बात आई है, मोदी जी ने कहा है, हालांकि उनका इशारा तो था कि राहुल गांधी पर, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि काला धन भर भर के ला रही है कांग्रेस अडानी और अंबानी से। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी ये है, क्या है पुष्कर जी, कि मोदी जी को यू टर्न क्यों करना पड़ा, या अपने सहयोगी या जिनके साथ उनका रिश्ता था वो रिश्ता क्या छोड़ रहे हैं, क्या है ये मामला पुष्कर जी? चुनाव का जब वक्त आता है, कहा गया है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब प्यार और झगड़ा में जो होता है, लड़ाई दो देश में, तो सब फ्री होता है, जो चाहे कर ले। यहां भी पीएम मोदी ने बहुत चालाकी से अंबानी अडानी को बदनाम नहीं किया है, इनडायरेक्टली कांग्रेस पर ऐसा आरोप ठोक दिया है कि अब राहुल गांधी को ये कुछ दाएं बाएं करते नहीं बन रहा है। राहुल गांधी अभी अभी झारखंड में एकदम करोड़ों करोड़ों रुपए मिले हैं, मतलब जो भी दूसरे टाइप है इंडी गठबंधन के लोग हैं, सबके घर पर पैसे मिल रहे हैं। कहां से आए पैसे? तो पीएम मोदी ने बहुत चालाकी से उसको अडानी अंबानी से जोड़ दिया। और अगर आप पुरानी बात याद करें तो सीमा भी है, सीमा को भी मतलब जरूर ध्यान होगा, सीमा के पापा जब थे या और लोग जब थे उस वक्त क्या होता था। आज अडानी अंबानी है, जो आज से 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार होती थी तो उस समय चलता था टाटा बिरला, मतलब कोई ना कोई उद्योगपति जो है उनसे, जो भी उस समय की सत्ता होती थी उससे उनको जोड़ा जाता था। पीएम मोदी ने कभी नहीं कहा कि अडानी और अंबानी से उनके संबंध है, ये तो कांग्रेस बोल रही है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी पीएम मोदी पे हमला करते थे कि अडानी अंबानी जो है और 4-5 लोगों से वो बहुत करीबी हैं, सारा कुछ उनको देते हैं। इधर राहुल गांधी बोल रहे होते थे और उसी वक्त जब बंगलोर में या जहां कांग्रेस की सरकार होती थी वो अडानी अंबानी के साथ ही एमओयू साइन कर रही होती थी। तो इनका मतलब जो वजन होता था बात का वो बिल्कुल खत्म हो जाता था। यहां भी वही बात है, पीएम मोदी ने आरक्षण से लेके हर मुद्दे पे विपक्ष की ऐसी हालत करके रख दी है कि न उगलते बन रहे न निगलते। वही हाल अब अडानी अंबानी में भी उन्होंने कर दिया है कि अब उल्टा उसी पे ठोक दिया राहुल गांधी और विपक्ष पे कि तुम लोग पैसे खा रहे हो। इसमें कहीं फेवर और उल्टे की बात नहीं। पुष्कर जी पैसे खा रहे हैं ये तो मोदी जी ने कह दिया, तो कहां है उनकी ईडी और सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट? सीमा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बेंगलोर में हैं, ये जो पूरा मामला है ये है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब ये रिश्ते में नया ट्विस्ट कहां से आया, क्या है ये इसका मायने? सीमा, देखिए ऐसा है कि जो आज
प्रधानमंत्री ने बोला और जो कल उन्होंने आरक्षण पे बोला, ये 2 चीजें मैं सेल्फ गोल मानती हूँ कि अब प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि आज जो उन्होंने अडानी वाला बयान दिया जिसपे पुष्कर जी सफाई दे रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि काला धन टेम्पो में भरकर कांग्रेस के पास आया। तो भाई साहब 9 साल से आपकी सरकार थी, आपके दोस्त थे, उनके पास काला धन था, आपने निकाला नहीं। और वो काला धन कहाँ से आया? वो स्विस बैंक वाला जो 15 करोड़ लाख आने वाला था हमारे पास, वो वाला तो नहीं चला गया कांग्रेस के पास? लोग तो यही पूछ रहे हैं। मनोज जी 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 ये बताइए, ये तो पॉलिटिकल भाषण है, लेकिन इसके मायने ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस का जो न्याय पत्र वाला जो मुद्दा है, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार की गारंटी, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने एक नया ट्विस्ट किया है ताकि लोग इस पर चर्चा करेंगे और बाकी बुनियादी जो मुद्दा है उसको लोग भूल जाएंगे। क्योंकि बार बार ये सवाल आ रहा है कि आखिर इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है क्या? मनोज जी, जैसा कि पुष्कर जी ने अभी बताया कि मोदी जी ने एक तरह से कांग्रेस पर नया एक बमबारी कर दी है, तो मैं भी उससे सहमत हूं। दरअसल कांग्रेस अभी जो मुद्दे उठा रही है उसमें ये जो भ्रष्टाचार वाला जो मुद्दा था ये कहीं पीछे छूट गया है, और अडानी अंबानी पर भी आजकल कांग्रेस कम बात कर रही थी। तो तमाम सारे मुद्दे तो हैं ही, और चुनाव में हर तरह के जो दांव हैं वो आजमाए जाते हैं। तब मोदी जी ने एक अडानी अंबानी वाला दांव खेल दिया है कि एक समय तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी की बात करते थे, अब आइए इसी पर बात करिए। दूसरा कि जो नोट भर भर कर पकड़े जाने वाले जो मामले सामने आए हैं, पहले कांग्रेस के एक सांसद के पास पकड़ा गया था और अब फिर अभी जो झारखंड वाला मामला है, तो भ्रष्टाचार के मामले पर कांग्रेस हमेशा ही बैकफुट पर रही है। और अगर वो अडानी अंबानी ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार पर वापस आती है तो कांग्रेस को फिर से बैकफुट पर जाना होगा। और मोदी जी ने ये मुद्दा उठाकर एक तरह से यही करने का काम किया है। अच्छा, मतलब मुद्दा देखिए, जो पुष्कर जी और मनोज जी कह रहे हैं, तो वो वक्त गुजर चुका जब कांग्रेस बैकफुट पर भ्रष्टाचार पे हुआ करती थी इलेक्शन बॉन्ड के बाद में। अब कांग्रेस कोई बैकफुट पे नहीं है, और जनता के बीच में बहुत साफ इलेक्शन बॉन्ड के बाद में ये मैसेज गया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और दूसरा, ये जो अभी खास तौर पे जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का जो आया है, उसमें जो वो 52 करोड़ लिए गए हैं, उसकी भी हर आदमी को जानकारी है। तो मोदी जी की वो जो एक छवि थी ना, वो धूमिल हो गई है। अब उस छवि में से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। दूसरा, ये जो बात है ना कि मोदी जी जो बोल देते हैं उसके ऊपर कहा जाता है कि जी बिल्कुल उन्होंने छक्का मार दिया है, और अब सब विपक्ष एक ही बात लगातार बोल रहा है मोदी जी से कि आइए रोजगार पे बात करिए, आइए विकास पे बात करिए, आइए जो है क्या कहते हैं खाने पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए। मगर मोदी जी उसको छोड़कर हर किसी की बात कर रहे हैं। तो जो जनता है ना, वो अभी अब आपसे ये सवाल पूछ रही है, हमें कोई मतलब नहीं, आप भी भ्रष्टाचारी, वो भी भ्रष्टाचारी, हमें ये बताइए महंगाई कौन कम करेगा, रोजगार कौन देगा? अब तक कांग्रेस जो है 55 साल रही है सरकार में, और हर बार होता था गरीबी हटाओ। क्या गरीबी हटी? कांग्रेस में अगर हम देखें 5 रुपए से 10 रुपए हुआ तो 100% हो गया है। कई बार ऐसा हुआ है। मोदी जी के जमाने में अगर 70-75 रुपए पेट्रोल था, 1-2 बार तो 82 भी गया है अभी 2009 से पहले कांग्रेस के टाइम में, और आज 100 के करीब है, बल्कि अभी 2 रुपया कम हुआ है उसमें भी। तो अगर उसको देखे परसेंटेज तो उसके हिसाब से बहुत कम है। और आपने वैक्सीन की बात की, वैक्सीन भी तो ये झूठा फरवरी में वो मुद्दा उठा था, फरवरी में वहां लंदन के कोर्ट में, और फरवरी की बात अप्रैल में जाके सामने ला रहे हैं, और वो भी अधूरी बात। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कहा था कि हमारे इसका वैक्सीन का कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता भी है तो 10 लाख में एकाध पड़ता है। हाँ, जो वो बात सही है, आपकी 10 लाख में पड़ता हो या 4 लाख में पड़ता हो, सवाल ये नहीं है। और कुछ झूठ और सच की बात नहीं है। एस्ट्राजेनेका से वहां पे जो है
जुर्माना वसूला जा रहा है। जिन लोगों की मौत हुई है उनको मुआवजा कोई दिया जुर्माना जाएगा, नहीं वहां की वसूला जा रहा है, सरकार वसूल रही है। इसलिए आप गलत नहीं। बात मत बोलिएगा, तथ्य मत तोड़िए। बाकी आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी का जनता ने करिए, कोई साफ कहा दिक्कत नहीं है, है क्योंकि कि आपको बोलने का हक हमारे है, दस्तूर लेकिन से गलत मत बोलिएगा। मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है कोर्ट में। नहीं, साइड बहुत इफेक्ट है, रेयर उसने में कहा जाके साइड इफेक्ट है। एकाध में होगा। तो अगर आप दूसरे का देखिए तो एलोपैथिक में तो हर दवा दूसरे का तीसरे का मत देखिए, मोदी जी ने जिसका प्रचार एलोपैथिक किया में हर उसी का दवा का देखिए, जो साइड इफेक्ट है, अगर आप 80% देखेंगे भारतीयों ने लगाया उसका देखिए। हमें नहीं देखना एलोपैथिक 20% में हर भारतीयों ने दवा क्या का लगाया, साइड इफेक्ट है। क्योंकि जो आप रशियन वैक्सीन थी वो आई बहुत देर में, वो मिली ही नहीं बाजार में, उसकी कोई बात नहीं है। जो कोवैक्सीन जिसको कहा गया है कि वो भारत में बनी है, वो वैक्सीन भी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थी, और ना उसके किसी इंस्टीट्यूट में गए थे प्रधानमंत्री मोदी जो है पुणे गए थे। उन्होंने वहां पे सीरम इंस्टीट्यूट में खड़े होकर कहा था कि ये भारत की वैक्सीन है, जो सबसे बड़ा झूठ था। भारत की वैक्सीन थी नहीं, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन थी वो। लेकिन उसके बाद भी अब जब कुछ गड़बड़ हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के बाद जिम्मेदारी नहीं लेना है, बहुत बहुत ही बड़ा जुर्म है। जो विदेश का जो भी वैक्सीन या जो भी सिस्टम है वो लोग बहुत आगे चले गए हैं। और जो कोरोना आया था वो बिल्कुल बेसिक जो हम चीज दुनिया होता की है। 5वीं मेरी बात इकोनॉमी सुन है, तो लीजिए, मेरी मोदी जी बात हर सुन भाषण में बोल रहे हैं, लीजिएगा। आप कह रहे कौन आगे कोरोना चला जो गया। आया वो बहुत बेसिक, मतलब पैरासीटामोल वो सा टाइप की चीज की जरूरत पड़ रही थी, जो कि एकदम 50 साल से सबसे बेसिक है बुखार और इसमें। और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब टाइप जितने देश हैं वो उससे बहुत आगे चले गए थे, उनके पास नहीं था। और सबसे बड़ी चीज होती है, आपका देश जो है 1 अरब 40 करोड़ का है। किसके पास इतना ये है कि वो इतने देखिए, लोगों के 1 वैक्सीन करोड़ तैयार 40 कर लाख के ले। देश में मोदी जी ने ऑप्शन नहीं छोड़ा था, सबको वैक्सीन लगानी पड़ी, क्योंकि मॉल नहीं जा सकते थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे आप, इसलिए वैक्सीन मजबूरी के बनाई पास गई। नहीं था मजबूरी उतना क्यों ये कि बनाई, वो बना हमारा सवाल सके। ये है आपसे। कोविशील्ड जो है केवल उसके पास इतना बेस था कि वो इतना बना सके, इसलिए उसको मिला। और इससे ये तो सिप्ला बना के देती है या आपको, आपने विपक्ष ने पूछा सिप्ला से? जबरदस्ती बनाया है, ये मुद्दा ही नहीं है। पुष्कर जी हाँ। पहले ये बताइए, ये जो बार बार मोदी जी इस चुनाव में, हम लोग चर्चा कर रहे हैं चुनाव पर, 2024 के चुनाव में ये सब तो मुद्दे चुनाव में उठते ही हैं, लेकिन इन्हीं सब मुद्दों को हटाने के लिए क्या ये मोदी जी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि वो ऐसी ऐसी बातों को बोल रहे हैं जैसे कि अब भैंस ले जाएंगी? अब ये बताइए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भैंस ले जाने वाला कहाँ मामला है? हमने तो पढ़ा है कांग्रेस का घोषणा पत्र, जब से मोदी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वार किया है, और जो बातें बता रहे हैं, ये बैल, भैंस, मंगलसूत्र और अब काला धन, आपको नहीं लगता है कि ये हताशा और निराशा बता रहा है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं? उसका भी आप बताइए। विपक्ष जो है कांग्रेस से लेके जितने सब हताश है। भारत में किसको खाना नहीं मिल रहा है? 80 करोड़ लोग को आज भी फ्री ये पूरा सारा जो भी खाना पीना है सब मिलता होना है। चाहिए, खाने का अधिकार जो था ना वो बिल यूपीए में आया था। वो ठीक है, वो अलग बात है, अगर उसके मगर तहत कोई भी चीज दी जाएगी तो वो यूपीए के उसमें दी जा रही है। अब ये मानने का अधिकार, खाने 80 का करोड़ लोगों अधिकार को ही मुफ्त में यूपीए ने मिल रहा दिया है था। खाना। तो आप महंगाई और ये करेगा, बेसिक जो चीज है वो दे रहे हैं। आपका 5 लाख तक का 1 अरब 40 लाख में 50 करोड़ लोगों को पूरा वो मिल रहा है। 5 लाख तक का बीमा मुफ्त, आप अस्पताल में 1 पैसा नहीं लग रहा है। तो आप मतलब कुछ बोलने को नहीं है तो की बात जबरदस्ती बता विपक्ष रहे हैं निकाल आप, रहा है। किसकी बात बता रहे हैं? सिर्फ व्हाइट कार्ड कुछ राज्यों में व्हाइट कार्ड वालों को मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे कहलाए जाते हैं उनको ये मिल रहा है, सारे राशन कार्ड वालों को नहीं मिल रहा है। 80 करोड़ तो ऐसे ही है जिनको कि वो मिल रहा है मुफ्त अनाज, उनमें से 50 करोड़ का 5 लाख का बीमा है। और अब आने वाले टाइम में अगर इस बार जीत कर आते हैं, जो 60 से ऊपर के लोग हैं उनका भी 5 लाख का मुफ्त बीमा होगा। देखिएगा, कांग्रेस पक्ष जो है वो केवल बोलती है ये करेंगे वो करेंगे, मोदी जी करके दिखा देते हैं, तो इन लोगों के पास कुछ है नहीं मुद्दा। मनोज, आप ये बताइए, आप भी चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। मुझे तो उनका ये जो भाषण दिखाई पड़ा आज अडानी और अंबानी पर जिस तरह से खुलकर बोले, और कि कांग्रेस मतलब उनसे संबंध बना दी है, तो उसके 2 मायने निकलते हैं।
या तो अब अडानी अंबानी वाकई में कांग्रेस के साथ सट गया है, ये भी सच हो सकता है, या ये अडानी अंबानी से दूरी बना रहे हैं, कुछ ऐसा खुलासा होने वाला होगा। क्या लगता है मनोज आप? नहीं, देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अडानी अंबानी व्यापारी हैं और जहां भी जो भी राज्य सरकार होती है उनके पास उनका काम पड़ता है और राज्य सरकारों को भी उनके साथ काम करना होता है। तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो सरकार किसी की भी हो, अडानी अंबानी उनके पास जाएंगे और वो सरकारें अडानी अंबानी के पास जाएंगी, एमओयू साइन होते रहेंगे। यहाँ पर मामला ये है कि बीजेपी जो है वो साम दाम दंड भेद ये सभी चीजों का इस्तेमाल अपने जो ओपोनेंट है उनको हराने के लिए करती रही है। आप चाहे 2014 का चुनाव देख लें, 2019 का चुनाव देख लें, ये कुछ भी नहीं छोड़ते। जिस भी मुद्दे से अपोजिशन पर आप वार कर सकते हैं वो हर मुद्दा ये चुनाव में उठाते हैं। ये भी एक हथियार है जो इन्होंने कांग्रेस पर छोड़ दिया है। कांग्रेस इसका जवाब देने के लिए जैसे ही आएगी वो कमजोर पड़ेगी। जी इसका जवाब ऑलरेडी जो है प्रियंका गांधी ने दे दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई तो हर रोज इस पे सवाल उठा रहा है। इवन आप सोशल मीडिया जाके चेक कर लीजिए, हजारों क्लिप आ गई है डेट वाइज कि किस किस दिन क्या बोला, 1 मई को क्या बोला, 2 मई को क्या बोला, 3 मई को क्या बोला। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरी बात, सारा देश जान रहा है कि अदानी को एयरपोर्ट, अदानी को रेलवे, अदानी को शिपिंग यार्ड सब कुछ दे दिया आपने, आपका यार है, ये सबको पता था। उसके बाद में आज आपने ऐसा आरोप लगा दिया। तो जो खरगे जी ने कहा ना दोस्त दोस्त ना रहा, वो देश भी समझ रहा है। सरकार भी तो दे रही है कांग्रेस की। और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी तो एमओयू साइन किए थे, उसमें भी तो अडानी अंबानी को दिया ना। तो यही तो वो कह रहे हैं ना, वो यही तो कहना चाह रहे हैं। अडानी और अंबानी को एक कॉन्ट्रैक्ट देना और पूरा का पूरा देश उठा के दे देने में फर्क नहीं है। नहीं तो पूरे देश की सत्ता जो है उनके पास है। एयरपोर्ट अदानी, रेलवे अदानी, शिपिंग यार्ड्स अदानी, सब कुछ तो अदानी को दे दिया। क्या बचा? टेंडर होता है, टेंडर में जिसका सबसे अच्छा था उसको मिला। सीमा आप मुझे ये बताइए, अगर आप, मैं तो इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बीच में तेल के दाम, खाने के तेल के दाम बहुत बड़े थे। वो पूरा खेल अदानी के लिए रचा गया था। अदानी का जो फॉर्च्यूनर का तेल है आज सस्ता बिक रहा है। लोग जो है सस्ते के चक्कर में फॉर्च्यूनर का तेल खा रहे हैं। वो सबसे पहले महंगा होने वाला तेल फॉर्च्यूनर का था, जिसको देख के सारों ने अपने दाम बढ़ाए और उसके बाद आज फॉर्च्यूनर नीचे है। मार्केट को कैसे कब्जा करने दिया जा सकता है ना, वो मोदी जी ने या तो अदानी से सीखा है या अदानी जी ने मोदी से सीखा है। लेकिन दोनों दोस्त हैं और दोनों, इसीलिए आज उन्होंने इतने आराम से नाम ले लिया और अदानी जी सामने नहीं आए, वरना एक विज्ञप्ति तो आ चुकी होती अगर कांग्रेस ने कुछ कहा होता तो। आज से 2 साल पहले जब हम सरसों का तेल लेने जाते थे तो उसमें आधा सरसों का तेल होता था और बाकी आधा पाम ऑयल और वो सब मिला के आपको मिलता था कि यह सरसों का तेल है। तो पीएम मोदी ने कानून बना दिया कि अगर आप सरसों का तेल बेच रहे हैं 100% सरसों का तेल होना चाहिए, एक बूंद दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। दाम इसलिए बढ़ा फेल हो गया। आप बात कर रहे दूसरे ब्रांड की, पतंजलि फेल हो गया, जो राष्ट्रवादी थे वो फेल हो गए, तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं? दाम इसलिए बढ़ा क्योंकि अब 100% आपको, आपने सरसों लिखा तो उसमें सरसों होना चाहिए। 100% आप ऐसे दावे मत करिए, सारे ब्रांड में मिलावट है। आज सारे ब्रांड में मिलावट है। जिसके पास पैसा है वो कोल्ड प्रेस ऑयल खरीद के खा रहा है 400 रुपए पे। वो सब फेंटा जाता था। एक बार सुना भी होगा आपने, कई लोग मरने लग गए थे सरसों तेल खा खा के, क्योंकि उसमें कुछ और दूसरा सरसों ही जैसा कुछ डाला जाता था, जो कि वो जो खुले ब्रांड होते हैं उनकी बात हो रही है। मैं यहाँ उन ब्रांड्स की बात कर रही हूँ जो मार्केट में मिलते हैं। उसमें आज भी वही तेल मिल रहा है जो पहले मिल रहा था, कोई बदलाव नहीं है। नहीं सीमा मुझे ये बताओ कि आज मोदी जी ने जो बातें कही है अडानी और अंबानी को लेकर के, तो क्या सिर्फ हवा में बात कर दी है या इसके पीछे भी कोई उनका एक लॉजिक होगा? मैं एक चीज से मनोज और पुष्कर जी की बात से राजी हूँ कि बीजेपी साम दाम दंड भेद, राजनीति में चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी कुछ ऐसा मौका नहीं छोड़ती है। चाहे वो नफरती भाषण हो, चाहे वो झूठ बोलना हो,
जो भी करके सत्ता में आया जा सके वो कर सकती है। वो बीजेपी जिसके चक्कर में बेचारा वो एक लड़का राजीव गोस्वामी मारा गया था आरक्षण पे, वो आज खुद क्रेडिट ले रही है कि आरक्षण हम लेके आए। ऐसी बीजेपी से आप किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं? तो जो आज जो भाषण दिया है मोदी जी ने, वो सिर्फ इसीलिए दिया है कि वो चाह रहे हैं कि मामला भ्रष्टाचार की तरफ में चला जाए और जो बेसिक मुद्दे हैं रोजगार के, जो परेशान किए हुए उनको, महंगाई के, उनके ऊपर कोई बात ना करे। लेकिन विपक्ष भी इस बार अड़ा हुआ है कि बात तो सिर्फ जो है होगी रोजगार पर, महंगाई पर। अच्छा मनोज, आपने एक बात कही कि बीजेपी साम दंड भेद या पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 2014-2019 के चुनाव में बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए होंगे या फिर कांग्रेस ने अपनाए, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आकर लटक गए हैं, बीजेपी लटक गई है। ये तो पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी प्रचार कर रही है, झूठ प्रचार कर रही है, सच प्रचार कर रही है, वो तो दूसरा विषय है। ये पहला ऐसा चुनाव हो रहा है। मतलब आपने कहा ना कि साम दंड भेद, तो ये साम दंड भेद में ये कहां से आ गया कि आप दूसरे के घोषणा पत्र को पढ़ रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि पहला मौका ये प्रचार 2024 के बाद पहला ऐसा मौका आया है। एक बार अपनी बात बोल देती हूँ कि जो है ऐसा पहला मौका आया है जब एक विपक्ष ने तय कर लिया है कि हमारे मुद्दों के सिवा हम कहीं जाएंगे नहीं, और बीजेपी उनके मुद्दों को छोड़ के सब जगह जाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ये इस तरीके का प्रचार आपको देखने को मिल रहा है। मनोज, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा कि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा है ही है, और इसके साथ ही ये पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो से उन बातों को उठा रहे हैं जिसमें इस तरह की बातें कही गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि धर्म के आधार पर दिया जाएगा आरक्षण। नहीं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कितने आम लोगों के पास तक पहुंचा है? सबके हाथ में तो पहुंचा नहीं है। कांग्रेस दावा कर रही है कि 80 लाख लोगों ने उसकी वेबसाइट से उसको डाउनलोड किया, और बाकी मोदी जी बता रहे हैं तो लोग और ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे होंगे। अब उसमें बात ये है ना कि कौन अपनी बात को, एक बात मैं बता देता हूँ, ये अपनी बात को अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचा पा रही है और अपनी बात को रख पा रही है तो लोग उसे मानेंगे। तो इसलिए भी एक वो बीजेपी के लिए मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी तो ये काम करती रही है, इसमें कोई किसी को हैरानी भी नहीं है, अपनी उसका सोशल मीडिया का जो तंत्र है उसके जरिए। नहीं, आपने सही कहा पुष्कर जी। एक मिनट पहले इस पे मैं क्लियर कर देता हूं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो सीमा बोल रही है वो सही बोल रही है, मगर दूसरा एक हिस्सा है उसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट की बात है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सबका देखेंगे कितना पैसा है किसके पास। क्या बात है? राहुल गांधी रोज अपने भाषण में कह रहे हैं मोदी जी 16 लाख करोड़ अदानी अंबानी को दिया, मैं जनता को दूंगा। ये मोदी ने नहीं किया, कांग्रेस के ही सैम पित्रोदा ने पता नहीं कैसे कहां से उसके दिमाग में आया, अमेरिका से उन्होंने बयान दे दिया कि अमेरिका में एक नया कानून है जिसमें कोई भी जब मर जाता है तो उसका 55% जो है उसका हिस्सा राज्य ले लेती है, और जो उसके वारिस हैं उनको 45% मिलता है। ये दोनों को पकड़ के तब मोदी जी ने कहा मनी आया है, बैंक आया है, इसका मतलब हेरिटेज, उसका कहीं से भी विरासत कर से कुछ लेना देना नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब है कुछ लोगों के हाथ में पैसा चला गया है, जो कि सच्चाई है। 1% के हाथ में इस देश का 80% पैसा, 80% से ज्यादा पैसा है। उस पैसे को 90% लोगों के पास, 99% लोगों के पास लाने की बात की गई है। मोदी जी हर चीज को जैसे घुमाते हैं, आप पढ़िए, आप पढ़ के बताइए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, हेरिटेज टैक्स नहीं है। आपका परिवार शुरू से लेफ्ट केस में रहा है। बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों की विचारधारा सेम है कि नहीं? कांग्रेस और बीजेपी दोनों कैपिटलिस्ट पार्टी है, दोनों में अगर कुछ फर्क है तो वो है धर्म का। बीजेपी धार्मिक भावनाएं भड़काकर, नफरत फैलाकर, चुनाव में जीतकर, और उसके बाद जिस तरीके के भाषण दिए जा रहे हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, हम एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर शब्द बीजेपी के पास नहीं है। खाली वो देखिए, मेरा ये कहना है कि अब राजनीति जो है अब वो पुराने ढर्रे की राजनीति नहीं रह गई है। अब तो ये सब मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे। अब वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा रहेगा ही रहेगा। अब ये
अडानी नहीं तो अंबानी या मनोज, जो पूंजीपतियों और इनका राजनीति, मुद्दा जो रहेगा शर्म क्या? राजनीति की थी, जो लोगों के आंख में शर्म थी, वो खत्म बीजेपी ने की है ना। अगर विपक्ष चाहता है कि वो शर्म वापस आ जाए तो उसमें गलत क्या है? नहीं, अब तो गलत सही जैसा तो कुछ रह ही नहीं गया ना। मैं तो वही कह रहा हूँ कि अब गलत सही या नैतिक मूल्य इस तरह की बातें रह नहीं ही तो नहीं गई। आगे भी अब नहीं तो रहेगा, ये जिस कैसे हो चीज सकता है? से कांग्रेस के जमाने में सिर्फ एक गृह मंत्री कपड़े बदल लेता है तो रिजाइन कर देता है। मोदी जी तो जो है कपड़े क्या, वो तो एक शो का वो कर रहे थे, उन्होंने रिजाइन करना तो दूर, बोलना भी जरूरी नहीं सोचा। कुछ चीजें मोदी जी ने जरूर तोड़ी, लेकिन उनको फिर से बनाया जाएगा। यही कांग्रेस कह रही है कि जो आपने 10 साल में नुकसान किया, हम उसे दोबारा से लाएंगे, हम उसी राजनीति पे वापस जाएंगे। तो ये तो फिर देश की जनता तय कर रही है और करेगी ना कि उसे पुरानी दौर की राजनीति चाहिए या फिर नए दौर की राजनीति चाहिए। अब तो ये यही तो नब्ज कह रहे हैं पकड़ने राहुल वाली गांधी बात है जी, कि वो तो नहीं जनता कह को रहे कि कितना नए पकड़ दौर की पाया है राजनीति हम करेंगे। उसे क्या नहीं, ठीक है जी ये बताइए पुष्कर जी या मनोज जी, पॉलिटिकल पार्टी का तो मतलब होता है सत्ता में हासिल होना, सत्ता काबिज करना। आप ये बताइए कि देश के जो चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र का जो महापर्व हम लोग कहते हैं, तो इसमें क्या वाकई इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए या देश का जो बुनियादी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आप चूंकि एक बुद्धिजीवी क्लास से आते हैं, आपका क्या मानना है कि ये मोदी जी इन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या वो मुद्दा सही है? देश, देखिए ये सवाल ये है कि आखिर क्या ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये चुनाव में उठाया जाना चाहिए? मेरा सीधा सवाल पुष्कर जी आपसे है। देखिए, आज के वक्त में जो मुद्दा वोट दिलाए वही मुद्दा सबसे मेन हो जाता है। और इनके केस में अभी आने वाले टाइम में हिंदू मुसलमान जो मुद्दा है वो सच में बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग कितना भी भाईचारा और इसकी बात करें, हिंदू मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते। असलियत यही है, दोनों में एकदम ऐसा बेसिक डिफरेंस है कि दोनों कभी साथ नहीं रह पाएंगे। तो बीजेपी जो है वो एक डर दिखा के हिंदुओं में उनका वोट आप कह सकते हैं कि ले रही है। और जब 80% हिंदू है तो कौन जीतेगा? अगर हिंदू मुसलमान की बात हो तो मतलब सीधा उसका ये लिया जा रहा है फायदा, और लेगी क्यों नहीं लेगी? क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट, ममता बनर्जी क्या कर रही है मुसलमानों को लेकर बंगाल में, आप देखिए खुद। क्या बीजेपी को 80% हिंदू वोट कहां दे रहा है? 80% नहीं दे रहा है। 80% का 50% भी दे दे, 40% भी दे दे, तो उनके पास इतने सीट आ जाती हैं कि वो आराम से सरकार बनाएंगे। कैसे देगी? अगर आप चुनाव में बोलेंगे भैंस ले जाएगी आपकी, सोने का कंगन ले जाएगा, तो क्या आपको हिंदू इन मुद्दों पर वोट देगी कि और भी कुछ करना पड़ेगा हिंदू के लिए या सनातन धर्म के लिए? आप जो ये बोल रहे हैं, हम आप तो थोड़ा सा समझ रखने वाले हैं। जो आम हिंदू है ना, उनको सच में लग रहा है कि मेरा जो कंगन है वो कांग्रेस ले जाएगी। आप पूछ कर देख, पीएम मोदी ने इतना चालाकी से रखी है बात अपनी कि आम आदमी जो हिंदू है उनको सच में लग रहा है कि कांग्रेस उनका सब ले जाएगी, और इसलिए बिल्कुल सटीक बैठा है। देखिए ये तो पॉलिटिकल बातें हैं पुष्कर जी, हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं, बुद्धिजीवी होने के नाते, पत्रकार होने के नाते चर्चा कर रहे हैं। मुझे मतलब ये समझाइए, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां हिंदू मुस्लिम बहुत कम होता है। मैं आपको ये भी बता दूं, आप गलतफहमी में हैं। आप एक बार बंगाल चले जाइए, केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, हिंदुओं की क्या स्थिति है वहां देख लीजिए जाके, बहुत बुरी स्थिति है। और जो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये सब जो योगी जी के राज्य में मुसलमान लोग हैं ना, योगी जी के राज्य में मुसलमान बहुत आराम से रह रहा है। वहां जो मैं जिन राज्यों में बात कर रहा हूँ वहां नहीं होता ऐसा। पुष्कर जी वोट तो ले लेंगे, मालिक वोट तो मिल जाएगा आपको, लेकिन देश की छवि जो है दुनिया में आपका डंका नहीं बजेगा, ये भी ध्यान रखिए। देश की छवि तो राहुल गांधी और ये लोग जो विदेश का पैसा, जॉर्ज सोरोस पे पैसा लेते हैं, वो खराब कर रहे हैं जानकर। विदेश जा जाके हिंडनबर्ग रिपोर्ट झूठा ले आते हैं, इंडिया आके उसका कुछ नहीं निकलता है। कोर्ट बोलती है ऐसा कुछ है ही नहीं। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा हमारे पास अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसकी जांच करना, ये कहा।
तो आप तथ्यों को मत मोड़िए, क्योंकि आप मोदी नहीं है ना, आप तो पत्रकार हैं, आपको तथ्यों पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल जांच हुई है, बाद में बोला गया कि अभी और जांच चाहिए। जी नहीं, सेबी कोर्ट ने कहा हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम इस चीज की जांच करवाएं, ना हम इस पे कुछ बोल सकते हैं, तो गलत बात मत बोलिए। दूसरी बात, जो पुष्कर जी ने कहा हिंदू मुसलमान वाली, मैं उस पर कोई जवाब इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि देश का जब संविधान बना था उसी वक्त ये तय हुआ था कि इस देश में सभी धर्म के लोग रहेंगे। तो जो संविधान बदलने की बात हो रही है ना, वो पुष्कर जी जैसे लोग इस तरीके से समझा रहे हैं और मोदी जी को बार बार कहना पड़ रहा है, हालांकि वो भी झूठ बोल रहे हैं, मौका मिलेगा तो वो बदलेंगे संविधान। लेकिन ये चीज आप जो बोल रहे हैं संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, इसीलिए मैं आपकी चीज का जवाब नहीं दूंगी। इंडिया में भी उनको रख लिया गया कि तुम भी रहो यही। क्यों? जब हिंदू मुस्लिम पे बंटवारा हुआ तो क्यों मुसलमान लोगों को पाकिस्तान नहीं भेजा गया? गांधी और नेहरू की बहुत बड़ी चाल थी। वहाँ हिंदू भी बहुत सारे रहे थे, वहाँ बहुत सारे हिंदू भी रह गए थे। ये अधिकार दिया गया था कि जिसको जहां रहना है वो वहां रहे। जी नहीं, एकदम जी हाँ, अलग अलग हुआ था। बाद में जब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नेहरू और गांधी जी ने रुकवा लिया सबको कि देखो तुम लोग यही आराम से रोहिंग्या और सबको बाद में बुला लेंगे और वोट बैंक यहाँ जो मुसलमान है पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान नहीं है, यहाँ पर यहीं का मुसलमान है। आपकी जानकारियां बहुत गलत है, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप पत्रकार हैं, झूठ मत बोलिए, आप मोदी नहीं है, आप झूठ मत बोलिए। बस बंटवारे के लिए जिन मुसलमानों ने वोट दिया वही यहाँ रह गए। बंटवारे की जो जिम्मेदारी है वो जिन मुसलमानों के लिए थी, वो गए भी, जो रुकना चाहते थे वो रुके। इंडिया में मतलब मुस्लिम को देखते मतलब एक ये होता है कि वो इंडिया के नहीं, वो बाहर के हैं, वो एक और दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इसको बंद करिए, आप सुनिए इधर। चर्चा ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कौन है, और आपकी बात बिल्कुल आप तो कहीं और ले गए हिंदू मुस्लिम पर। दुनिया में आपकी पहचान, हमारे देश की पहचान एक सर्वधर्म समाज से पहचानी जाती है, ना कि हिंदू से जानी जाती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आखिरी सवाल, आखिरी बात, एक मिनट में बताइए आप लोग, ये जो अडानी अंबानी का जो मामला है, क्या ये हताशा और निराशा लग रहा है? मुद्दे को भटकाने की कोशिश है? मनोज पहले आप बताइए, अडानी अंबानी का होगा क्या? नहीं, अडानी अंबानी का कुछ भी नहीं होगा, और मेरा ये बिल्कुल साफ मानना है कि चुनाव किसी एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता है, उसमें बहुत सारे तमाम मुद्दे होते हैं और 3 चरण बीत चुके हैं, अगले 4 चरण बाकी हैं। उनके लिए नए मुद्दे चाहिए, जनता को सुनने के लिए कुछ नया चाहिए, तो ये एक नया मुद्दा है और कुछ दिन इस पर भी चलेगा, फिर आने वाले समय में कुछ और नए मुद्दे आएंगे जिन पर बातचीत हुआ करेगी। जी पुष्कर जी, आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव, आने वाले चरण के चुनाव होने वाले, उसमें अब मुद्दा क्या बनेगा? अब तक जो 3 फेज का चुनाव हुआ है, तीनों में मुद्दे अलग हुए हैं। किसी में आरक्षण हुआ है, किसी में कुछ और। तो जो जिस जगह पर वोट होने वाला है उस जगह क्या है, उसके हिसाब से पार्टियां जो हैं आजकल केवल पीएम मोदी और ये राहुल गांधी तय नहीं करते हैं। हर एक के पीछे पूरा एक पब्लिक रिलेशन ग्रुप होता है और अरबों अरबों रुपया लेता है। वैसा विदेश का ग्रुप भी होता है जो आपको बताता है ऐसा कीजिए। और खास करके अगर हम अब तक एक बार भी उसकी बात नहीं हुई, आम आदमी पार्टी की बात लीजिए, तो इतना चालाकी से आम आदमी पार्टी ने प्रेस और सबको मैं बता रहा हूं, मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूं। इतना चालाकी से उसने प्रेस और सबको सेट किया है कि उसके खिलाफ कोई जाता ही नहीं है। तो जो चाहता है वो छकवाता है। तो यार जो है पीआर ग्रुप ने बताया हुआ कि अगले चुनाव के लिए आप इसको मुद्दा बनाइए तो वो मुद्दा बनेगा। ठीक है सीमा, जाते जाते ये बताओ क्योंकि समय हो चुका है, ये जो रिश्ता क्या कहलाता है? पहले ये मैंने पोस्टर आया था, याद करिए आप, संसद में राहुल गांधी ने लहराया था अडानी अडानी को लेकर। अब ये जो नया रिश्ता मोदी जी ने तैयार किया है, क्योंकि मोदी जी रिश्ता और भाषण तैयार करके जो शगुफा छोड़ते हैं, क्योंकि ये सच्चाई से कुछ दूर है, आपका क्या कहना है इसमें? ये अडानी और अंबानी का रिश्ता क्या कहलाएगा? देखिए ज्ञानेश जी, मैं तो ये कह रही हूँ आपसे कि बीजेपी और एनडीए की तरफ से हर मुद्दा उछाल के कोशिश की जा रही है
कि मुद्दे बदले जा सके, लेकिन पहले चरण से लेकर तीसरे चरण तक मुद्दा सिर्फ एक था। मुद्दा ये था कि संविधान बदला जाएगा अगर 400 सीट आएगी, संविधान बचाना है। मुद्दा सिर्फ था रोजगार, मुद्दा सिर्फ था महंगाई। और इन्हीं 3 मुद्दों से हटाने के लिए हर चरण में एक नया मुद्दा उछाल रहे हैं एनडीए की तरफ से, लेकिन मुद्दा बदल नहीं रहा। आप देख लीजिए, बीएसपी को जो है अपने नेता को जो है मायावती ने अपने भतीजे को तीसरे चरण के मतदान के दिन हटा दिया। तो मुद्दा नहीं बदला है, बीएसपी का वोटर जा रहा है इंडिया की तरफ, इसीलिए ये सारा खेल किया गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में कुछ बातें छुपा के रखी जाती है, हर बात का राज नहीं खुलता है। मोदी जी हर राज को खोल रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए तो हर पार्टी करती है, मोदी जी कोई गलत नहीं कर रहा है, लेकिन इसका क्या परिणाम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, 4 जून को हम लोग फिर बैठेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मनोज, आपका बरेली से जुड़ने के लिए, पुष्कर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सीमा बेंगलोर से आप जुड़ी, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया डिबेट जो देख रहे हैं दर्शक, उनको भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।